नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने अब मोदी के सिस्टम को डायरेक्ट निशाने पर ले लिया है। घुमाना फिराना बिल्कुल बंद, कोई धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा नहीं, सीधा सीधा मोदी का सिस्टम। सारे अफसर मोदी अमित शाह के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी मंत्रालय में हो, सबको पता है। किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी दफ्तर में हो, एनटीए में हो, यूपीएससी में हो, सीबीएसई में हो, यूजीसी में हो, हर जगह नियुक्तियां एक ही, मतलब वो सिंगल विंडो सिस्टम है। वहां पर ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान चार धर्मेंद्र प्रधान के कोटे का, ऐसा नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम, जिसकी भी रिकमेंडेशन हो वो फाइनल एक ही विंडो होगी। मोदी जी ने कहा था ना सिंगल विंडो सिस्टम, तो सिंगल विंडो सिस्टम बाकी जगहों पे नहीं किया, लेकिन यहां पर कर दिया व्यवस्था सिंगल विंडो। राहुल गांधी ने मोदी के अफसरों को जेब कतरा कहा है। हो सकता है कल को इस पर भी एक केस हो जाए, एक और एफआईआर हो जाए राहुल गांधी पर कि सिस्टम के का अपमान कर दिया उन्होंने, सिस्टम का अपमान कर दिया। जेब कतरा जब बताया तो हड़कंप मच गया। फिर भाजपाई राहुल गांधी को ज्ञान देने के लिए आ गए, सारे के सारे मैदान में उतर आए। लेकिन ये जो पूरा मामला है, वो चाहे नीट हो या नीट से होते हुए सीबीएसई तक का हो, ये पूरा का पूरा मामला इस देश के बच्चों से जुड़ा हुआ है, इस देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है। और युवाओं को, उनके सच को दबाने के लिए मोदी का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। उस सिस्टम में जो सबसे आगे है ना लीडर, अब आप उनको चीयर लीडर भी कह सकते हैं, मैं भी लीडर कर रहा हूं, आप चीयर लीडर कर लीजिएगा। वो है इस देश में एंकर और एंकरानियां। वो मोदी जी पर सवाल खड़ा करने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही साबित किया जाता है उनके द्वारा, पाकिस्तानी सोरोस का एजेंट साबित किया जाता है, वो दो कौड़ी का बता दिया जाता है। अंजना ओम कश्यप का एपिसोड आपने देख ही लिया है, बहुत जगहों पे देखा होगा। लेकिन अंजना ओम कश्यप का एपिसोड उतना एक्सपोज नहीं किया था अंजना ओम कश्यप को, जितना मोदी के आईटी सेल ने कर दिया है। मुखौटा उतार दिया, बचाने के लिए जब आए तो मुखौटा उतर गया। आखिर अंजना ओम कश्यप को बचाने के लिए ये ₹1.5 वाले क्यों आए? इनकी क्या जरूरत थी? अंजना को क्या जरूरत थी? अंजना खुद को डिफेंड कर लेती। ये ₹1.5 वाले क्यों आए? इनकी एंट्री क्यों हुई? और वो ऐसे ऐसे धुरंधर की एंट्री हुई है जो पूरे दिन मतलब बतौर एम्प्लॉय यही ₹1.5 वाला काम करते हैं। बतौर एम्प्लॉय वो पूरे दिन में डेढ़ जोड़ करके और अच्छा खासा, मतलब वो हवेली और किला तक पहुंच चुके हैं। हेमंत भाई को लाइए, जरा जोड़िए, लाइए फटाफट मैं दिखाऊं। भैया सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट लाओ। स्वागत है हेमंत भाई। राहुल गांधी का पहले हेडलाइन ले आओ, हेडलाइन लाओ। देखिए, सीबीएसई में बैठे हैं जेब कतरे, कॉपी रीचेकिंग में फीस वसूली पर बोले राहुल गांधी, कहा कमाई कर रही सरकार। ये हेडलाइन है, लेकिन हेडलाइन में क्लियर नहीं होगा जब तक पूरा ट्वीट आप नहीं पढ़ेंगे। पूरा ट्वीट दिखाइए, राहुल गांधी ने क्या लिखा है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर पढ़िए उसका। लाइए स्क्रीन पर लाइए, देखिए राहुल लिख रहे हैं, सीबीएसई के मई 2025 के टेंडर में उत्तर पुस्तिकाओं को स्वचालित रोबोटिक स्कैनर से स्कैन करने की शर्त थी, जिसमें जिल्द सुरक्षित रखी जानी थी और न्यूनतम 300 डीपीआई, ये रिजोल्यूशन होता है आजकल तो सब जानते हैं, कैमरा जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे, 300 डीपीआई पर स्कैनिंग आवश्यक थी। अगस्त में पुनः जारी किए गए टेंडर में चुपचाप यह सब हटा दिया गया। स्कैनर शब्द सामान्य हो गया। जो पहले स्वचालित रोबोटिक स्कैनर था, वहां से क्या किया, देखिए खेल देखिए, उसको स्वचालित रोबोटिक को सामान्य बस स्कैनर कर दिया गया, बस स्कैनर। रिजोल्यूशन जो 300 डीपीआई था उसको घटा के 200 डीपीआई हो गया। अब हमें पता चल गया है कि व्यवहार में इसका अर्थ क्या है। यह उजागर हो गया कि कोएमटी में मोबाइल फोन का उपयोग करके उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया गया। धुंधली प्रतियां गायब, पृष्ठ स्कैन न की गई पुस्तकें, ये त्रुटियां नहीं है। ये एक विक्रेता के हित में लिखे गए अनुबंध के का अपेक्षित परिणाम है। यह धोखाधड़ी है और हर बच्चा जिसके अंक गलत तरीके से मूल्यांकित किए गए हैं इसका शिकार है।
आज सुबह प्रधानमंत्री के पास आमों के बारे में बोलने का समय था, उनके पास उन 18.5 लाख बच्चों के बारे में बोलने का समय नहीं है, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं को फ़ोन से स्कैन किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी अपने पद पर हैं, मोदी जी की चुप्पी अब उदासीनता नहीं, ये मिलीभगत है। ये अभी पहला ट्वीट है। इसके अलावा राहुल गांधी का एक ट्वीट और है, जिसमें राहुल गांधी ने पूरा बहीखाता बताया है, कैसे मतलब ऐसे थोड़ी ना बोल दिया कि जेब कतरा। उसमें उन्होंने पूरा इकोनॉमी बताया है, पूरा बहीखाता बताया है, लेकिन हम इसमें एक-एक हिस्से पर चलेंगे सवाल-जवाब में। पहले इसी पर आते हैं, क्योंकि हेमंत भाई बहुत समय से कह रहे हैं कि इसमें कैसे पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि कैसे खेल कर दिया गया, कैसे जो है टीसीएस को हटा करके किसी और को लाने का खेल हुआ। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा हेमंत भाई? रजनीश भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ये परीक्षा प्रणाली का जो हश्र किया गया है ना, ये हिंदुस्तान में नहीं, ये जो पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह लीजिए या और भी आगे चले जाइए, वो गत आज तक किसी की ये परिस्थिति नहीं बनी जो इस देश के अंदर है। और अगर आप अभी सोशल मीडिया को ट्रेंड करेंगे देखेंगे तो उसमें सबसे नंबर पर पता क्या चल रहा है? द कंट्री नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, ये चल रहा है। जो सीबीएसई के उसमें परीक्षा के दौरान जिस तरीके से सीबीएसई की वीकनेसेस छोटे बच्चों ने पकड़ी, 18 साल से नीचे के कैंडिडेट्स ने पकड़ी, कल मैंने वो पूरा खोल के बताया था आपको कि किस किस बच्चे ने क्या क्या किया। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि कुछ नहीं है। अपनी सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात किसने कही थी आपको पता है? सबसे बड़ी बात कही थी धर्मेंद्र प्रधान ने, कि राहुल गांधी के कारण बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं अपनी जान लेने का। याद होगा ना आपको कि परीक्षा से फ्रस्ट्रेट नहीं है वो, राहुल गांधी से फ्रस्ट्रेट। आप सोच के देखिए, इसके लिए आशीष भाई आप ये कहने के लिए कितना बड़ा शर्मनिरपेक्ष आदमी होना चाहिए, केवल ये बता दीजिए। जब मोदी जी आए थे तब क्या कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा चला था सबसे पहले। असली नारा जो अब दिख रहा है वो है कि ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। ठीक, जो आज की तारीख में जो सरकार है, मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूं, मैंने आपको 3 दिन पहले भी एक बात कही थी क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहते हैं। मुझे मोदी सरकार के एक मंत्री, बीजेपी के किसी एक पदाधिकारी, एक किसी आरएसएस के पदाधिकारी, ठीक, और किसी आईटी सेल के पदाधिकारी, उनमें से एक पोस्ट का ट्वीट दिखा दीजिए जिसने शिक्षा व्यवस्था या सीबीएसई की निंदा में एक शब्द कहा हो, एक शब्द। और ये लोग सत्ता पे 12 साल से काबिज है भाई साहब। ये इनका कंसर्न दिखाता है और कुछ नहीं। और जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा कहा राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड, कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड, युवा फ्रस्ट्रेटेड और ये छात्र से फ्रस्ट्रेटेड। जितनी परीक्षाओं के जो बच्चे थे सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड। तो क्या ये इस पूरे देश के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं भाई तुम? अगर तुमने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने सारी परतें उधेड़ी, रिवेल्युएशन से लेकर के क्या क्या खेल तुम कर रहे हो, कैसे अब भी जेब पे डकैती डाल रहे हो, कोएम्प्ट का उन्होंने सारा उधेड़ के रख दिया। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं आपको, चौथे दिन फिर याद दिला रहा हूं आपको, मैंने कुछ कागज भेजे थे, याद होगा ना आपको? वो कागज पे स्टडी चल रही है अभी, और जिस दिन वो कागज बाहर आएंगे, आपको पता है ना राहुल गांधी पका के खाने में विश्वास रखते हैं, अभी उस पर सारी रिसर्च चल रही है, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिस दिन वो कागज बाहर आएंगे उस दिन सोचिएगा क्या होगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। ठीक, और जो शिक्षा मंत्रालय के साथ ये कर सकते हैं वो बाकी मंत्रालय में क्या कर रहे होंगे, इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि पोमेरियन मीडिया के जरिए उस पूरे के पूरे जो कुकर्म है उनको ध्यान से मोड़ने के लिए कोचिंग को टारगेट करवाने लगे। जब सारी बात नहीं बनी ना तो एक मुंह बोली एंकर जो थी उसके जरिए कोचिंग को टारगेट करने लगे। मुझे आप एक बात बताइए आशीष भाई, मैं और आप जितना टैक्स देते हैं ना इस देश के अंदर, आम आदमी हमारे जैसा, दुनिया के बड़े से बड़े देशों में उतना टैक्स नहीं है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं मिलती भाई? सरकारी कॉलेज में शिक्षा क्यों नहीं मिलती? हमें कोचिंग के लिए जाना क्यों पड़ता है? ये किसी ने पूछा आज तक? किसी एंकरानी ने पूछा हो? कोचिंग को टारगेट करने का मतलब सीधा एक है, और उसमें भी शिक्षक को टारगेट करने लगे और कहने लगे, और जितने भी वहां चंगू मुंगू बिठा रखे थे ना उस पैनल के अंदर, सारे पैनलिस्ट उससे सहमत थे, सारे के सारे सहमत, क्योंकि वो बुलाए इसीलिए गए। आज तो पैनलिस्ट भी सारे आपको पता है ना कहां से जाते हैं, याद होगा ना आपको किस तरीके से कौन कौन जाएगा। जिसको मैं ट्रेनी भी ना लगाऊं, ट्रेनी जब एडिटर था, वो मेरे साथ एक चैनल पे पैनल बैठा था और कहता सर आपको नहीं पता। मैंने कहा यार सच में नहीं पता मुझे, वास्तव में नहीं पता मुझे।
और उसके बाद मैं उस चैनल पे कभी नहीं गया। ये बात आपको ध्यान है अक्टूबर 24 की ये परिस्थिति। तो वो सारे के सारे पैनलिस्ट कौन है वो देख लीजिए, शुरू से लेके आखिर तक कोचिंग व्यवस्था को खराब बता रहे, शिक्षा व्यवस्था पे जिक्र नहीं कर रहे। 12 साल में छात्रों को कोचिंग से मुक्ति दिलाने के लिए आपने क्या उपाय किए, ये पूछा था मैडम ने। भाई कोचिंग होनी ही बंद कर क्यों दिया, चाहिए? 90,000 स्कूल, हाँ 90,000 स्कूल पे ताला लगा दिया। हाँ बढ़िया। तो उसके बाद इन एंकर और पैनलिस्ट से पूछे कि पिछले 12 साल में शिक्षा पर इन्होंने कितने कार्यक्रम किए, बताए थे। शिक्षा की गुणवत्ता पर, शिक्षा एज ए सब्जेक्ट पर कितने कार्यक्रम किए, मोदी से कितने सवाल किए गए शिक्षा को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था की तबाही पर कितनी रिपोर्ट दिखाई गई, बता दें एक बार। और फिर यूट्यूबरों को क्या कह रहे हैं कि 2 कौड़ी के बता रहे हैं। इसके पीछे आशीष भाई इनकी मंशा समझिए और इनका एजेंडा समझिए। आज एक हाईकोर्ट के बंदे ने, वकील ने मुझे लंबे चौड़े वॉइस मैसेज भेजे और उसने कहा कि ये जो भी खेल किया गया, हालांकि मैं उसमें क्योंकि मैंने बहुत स्टडी नहीं की, ना मैं उस चीज का एक्सपर्ट हूं, उसने कहा कि सीबीएसई का जो ये खेल हो रहा है, ये नीट का जो हो रहा है, जो एनटीए का हो रहा है, ये सारा इसलिए हो रहा है बच्चों के नंबर कम आए और वो बाहर पढ़ने ना जाए और डॉलर बच जाए देश के। खुद तो अरबों खरबों डॉलर बचा दिए, बेच दिए रुपए बचाने के लिए। खुद तो 8500 करोड़ के जहाज में मेलोडी खिलाने जा रहे हो और बच्चों का ही असर कर रहे हो। कोई सवाल पूछ रहा है क्या? और राहुल गांधी ने आज फिर उसका सारा खोल के रख दिया कि भाई परीक्षा में रिवैल्यूएशन का कितना है, पर सब्जेक्ट कितना है, पर क्वेश्चन कितना है। अरे बताइए यार, गलती आशीष चित्रांशी की है और हर सब्जेक्ट पे पैसे मैं दे रहा हूं, हर क्वेश्चन पे पैसे मैं दे रहा हूं। कम से कम इसको ही फ्री कर देते यार। हर चीज को आपदा में अवसर बढ़ाए पड़े हो आप सोचिए तो सही एक बार। उन बच्चों का भविष्य खराब करने का ठेका आपने लिया, ठीक, कोएम्प्ट को ठेका दे करके सारी की सारी जो कंडीशंस थी उनको आपने लूज किया, ब्लैकलिस्ट करने का क्लॉज आपने हटाया, एनटीए को प्राइवेट सोसाइटी के तौर पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया। क्यों कराया भाई साहब? एनटीए जो देश के इतने बड़े एग्जाम कंडक्ट करती है, मैंने पूरी लिस्ट बताई थी परसों आपको, वो प्राइवेट सोसाइटी कैसे हो सकती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत? इसलिए हो सकती है कि मन चाहे लोगों को वहां बिठा सके, वो संसद के प्रति जवाब दे ना रहे, वो सीएजी के प्रति जवाब दे ना रहे, और वो मंत्री के इशारे पे नाचे। और मंत्री किसके इशारे पे नाचता है ये मुझे और आपको बताने की जरूरत है। वो क्या बोलते हो आप, सेवा तीर्थ, पता नहीं क्या बताते रहते हो आप बीच बीच में। सेवा तीर्थ, एक वो नागपुर के अंदर जहां Z+ सिक्योरिटी लगी हुई है, सारे का सारा खेल तो वहां से संचालित हो रहा है भाई साहब। शिक्षा का तो मामला ही खत्म, शिक्षा में कुछ नहीं बचा। अनपढ़ रहोगे तो ही तो भगत बनोगे। आज वो देखा नहीं आपने कितना, अनिल जैन जी ने इतना जबरदस्त ट्वीट किया है, वो सारे का सारा वो कह रहा है कि भाई नेहरू जी ने उसका वो नहीं होने दिया, सावरकर की श्रद्धांजलि नहीं होने दी। नेहरू जी की डेथ के पौने 2 साल बाद सावरकर की डेथ हुई थी। आप बताइए। तो पहले कर देना चाहिए था एडवांस में। हेमंत भाई आपको मैं रोक रहा हूँ, जब साधु संत बनते हैं लोग तो उनका पता है क्या करते हैं, अपना पहले पिंडदान करते हैं। तो नेहरू जी को सावरकर के मरने से पहले ही उनकी पुण्यतिथि मना देनी चाहिए थी, श्रद्धांजलि दे दिए होते। आप कह रहे हो कि कोचिंग बंद करने के लिए 12 साल में क्या किया? आप मोदी जी के एफर्ट को कमतर रखते हो। 12 साल में बताऊं क्या किया है? मैं बता रहा हूँ, कोचिंग के ये जो कोचिंग का सिस्टम है बंद करवाने के लिए क्या किया। 90,000 से ज्यादा सरकारी रिपोर्ट है ना, तमाम जगहों के आंकड़े उठा करके सब लोग चला चुके हैं। 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं ना, ताले लग गए। आप इससे बेहतर क्या हो सकता है? दुनिया भर का आप लोग लेंदी प्रोसेस अपनाते हो। जड़ से मोदी जी क्या कहते हैं, मैं जड़ से बीमारी को ठीक करता हूं। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो कोचिंग क्या करेगा? कोचिंग तभी फलते फूलते हैं जब निकम्मे, नाकारे, नालायक स्कूल चल रहे हो, तब कोचिंग उसकी शिक्षा की कमजोरियों की भरपाई करते हैं। यही है ना। जब स्कूल नहीं रहेगा तो कोचिंग वाला डिग्री तो देगा नहीं ना। कोचिंग वाला तो सप्लीमेंट है, जैसे जिम में जाने वाले प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं ना। तो कोचिंग का है कि आपकी शैक्षणिक कमजोरियों का सप्लीमेंट देता है। जब शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो कोचिंग क्या करेगा? इससे सॉलिड व्यवस्था आपने देखा है कोचिंग बंद करवाने का? आप कह दिए इसे ही कि कोचिंग नहीं बंद कर है। जड़ से इलाज। अब मैं राहुल का ट्वीट भी दूसरा वाला दिखा दूं। आप कमतर लेते हैं। मैं मोदी जी हमेशा देखिए गहराई से मोदी जी के बारे में सोचता हूं। थोड़ा लाइए अगला वाला ट्वीट लाइए।
राहुल गांधी का ट्वीट, जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल मिलता है, डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपए प्रति विषय पर सब्जेक्ट, 100 रुपए डिजिटल स्कैन कॉपी, री टोटलिंग 100 रुपए पर पेपर, री इवेल्युएशन 100 रुपए पर सवाल। अपनी ही आंसर सीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए भरने पड़ सकते हैं। अगर ये सारा कुछ है, सब सवाल वाल कर दिया तो एक बच्चे 2000 रुपए पड़ता है। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। ये 4 लाख का आंकड़ा भी मैं बता दूं, 18.5 लाख हैं जो बच्चे बैठे थे। उनसे राहुल ने जब बातचीत की थी तो उसमें बच्चों ने कहा था कि कहे कि अंदाजा ये है कि अब इस बार जो हालात हैं 25% बच्चे जो है ये इसमें अपना दोबारा पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किए हैं, तो 25% 4 लाख से ऊपर ही होते हैं। 4 लाख ही लिखा है उन्होंने, सीधा सपाट हिसाब कर दिया, 4 लाख ही राहुल ने लिखा। 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई कितना कमाई कर रहा है? 4 लाख गुणे 2000 कर लीजिए आप लोग, मुझे बताइए कितना होता है। हमारे बस का नहीं इतना हिसाब जोड़ना। जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। गलती सीबीएसई की, सजा बच्चे की और कमाई सरकार की। जब शिक्षा को सेवा नहीं कारोबार बना दिया जाए तब गलती सुधारी नहीं जाती, बढ़ाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से। कोचिंग वाले कई पैसा कमाते हैं, पूरा सबका अकाउंट चेक कर रही है अंजना ओम कश्यप। ये सीबीएसई का अकाउंट क्यों नहीं चेक कर रही हेमंत भाई? उसके एक्सेस नहीं है उनके पास, वो कौड़ियां तय कर रही है ना। अभी वो कौड़ियां बता रही है। उन्होंने टीचर्स को, जो ये कोचिंग वाले थे, इनको 2 कौड़ी का बताया। भक्तों ने स्टूडेंट को 2 कौड़ी का कहा। मोहन यादव ने जीतू पटवारी को 2 कौड़ी का कहा। सोच देखते जाइएगा। सत्ता के इकोसिस्टम से हर सवाल पूछने वाला, हर सहमति वाला, हर आलोचक 2 कौड़ी का हो गया है। और यूट्यूबर भी 2 कौड़ी के हो गए, तो अपन भी 2-2 कौड़ी के हैं, दोनों 4 कौड़ी के हो गए। हकीकत यह है कि गोदी एंकर, आईटी सेल के पंटर और सत्ता के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुके लोगों की कीमत तो 2 कौड़ी भी नहीं है। हमारी तो 2 तो है। तुम्हारी सोचो, जहां तुम बैठे हो और तुम सुबह से शाम तक क्या करते हो, इन्हें कोई मुफ्त में भी दे दे तो शायद खरीदार ढूंढना मुश्किल पड़ जाए। आज इन एंकरों की जो हालत है ना आशीष भाई, अगर ये बिना सुरक्षा के, आपने तो सैकड़ों बार देखा जब ये फील्ड में जाते हैं तो कितना मान सम्मान और अभिनंदन होता है। किसान आंदोलन में जब आप थे तो कैसे दौड़ाया था इनको, लेकिन कितनी गजब की शर्मनिरपेक्षता है भाई। और उन किसानों को, बेचारे आंदोलनकारियों को, उनको खालिस्तानी कह रहे थे खड़े। उन पहलवानों को एंटी नेशनल कह रहे थे, महिला पहलवानों को, बच्चों को पाकिस्तानी कह रहे थे। और ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। एक 17 साल के बच्चे को दूरदर्शन का एंकर पाकिस्तानी कह रहा है कि पाकिस्तान में भी सीबीएसई परीक्षा कराने लगी क्या? केवल कल्पना कीजिए। और वो आदमी अभी तक नौकरी से हटा नहीं है। हटेगा, बाकी प्रमोशन मिल गया होगा, इंक्रीमेंट लगी होगी, डीजी वही रहेगा। नहीं, डीजी तो एक और गुरु घंटाल को लाए, डीजी तो लगा दिया उसको, फिल्म से लाए थे, उधर से बढ़ा के बिठाया उसको। उठाना कि आपके अंदर कुछ खास किस्म की क्या है, फकीरी। तो आजकल फकीरी वाला चक्कर है। तो आशीष भाई, ये जो राहुल गांधी ने जो कुछ बताया ना, ये बेसिकली एक मॉडल है जो मोदी और उनके चेले जो लाए गुजरात से, जिसको आपदा में अवसर कहते हैं। 100% नकारापन सीबीएसई का, सारी गलतियां ओपन एंड शट, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने है। और दंड बढ़ रहे माँ बाप। एक तो उनके बच्चों के नंबर नहीं आए, नंबर 1 परीक्षा में नंबर नहीं आए, वो झेल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। वो आगे परीक्षाओं में, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो गए और सीबीएसई में उनके 75% से नीचे नंबर रह गए। और सीबीएसई की वेबसाइट कितनी चलती है वो भी आपने देखा। 4 बार डेट बढ़ा चुके हैं उसकी वैल्यूएशन के लिए कि आज हमारी वेबसाइट को हम अपडेट कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। ये काम पहले करने के होते हैं, बाद में करने के होते हैं। तो आशीष भाई, शिक्षा का जो गदर मचाया है ना इन्होंने, और शिक्षा पे ही आरएसएस का मेन वो था शुरू से कि इसको कैप्चर करना। आप वाइस चांसलर की बात करते हो, डीन की बात करते हो, छोड़ दीजिए, कॉलेज के अंदर कोई अगर चपड़ासी भी लगड़ा है ना ठेके पे, वो भी आरएसएस लगाता है सीधा। और ये क्या कहते हैं कि हमने पर्ची खर्ची खत्म कर दी। तो ये आशीष भाई जो
आज राहुल गांधी ने जो कुछ किया है ना, इसको भी अभी आप केवल रूटीन का ट्वीट मानिए। मैं केवल उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन वो सारी चीजें जो अमेरिका के अंदर लोकल गार्डियन कौन था और कहाँ क्या क्या था और वो किस किस चीज के अंदर डायरेक्टर है, वो जब सारी चीजें आएंगी तब इस देश को समझ में आएगा कि तुम्हारे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है। उससे पहले नहीं समझेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, अभी तक एक बात फिर मैं याद करता हूं आपको, एनटीए को लेकर के, सीबीएसई को लेकर के, सीयूईटी को लेकर के, ये भी पिछले कुछ दिनों की बात है। आपने टीवी पे एक शो देखा हो तो मुझे उसका नाम बता दीजिए, कोई क्लिप देखी हो तो उसका नाम बता दीजिए। पूरे का पूरी खबर हजम, डाइजेस्टेड। किसी पोमेरियन अखबार के अंदर मुझे दिखाइए जो ये अपने पत्र प्रचार पत्र है जिसके अंदर उसके ऊपर एनालिसिस छपाओ, कोई एडिट छपाओ, नथिंग, कंप्लीट कैप्चर। और उसके बाद भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। वो कागजात आने दीजिए और जांच भी होगी उस मामले की। ये नहीं कराएंगे, जब वक्त आएगा, जब जांच होगी तब आपको पता लगेगा कि क्या क्या खेल हुए। ये तो छोटी चीजें हैं जो एनटीए और सीबीएसई में आप देख रहे हैं। जो उड़ान योजना के एयरपोर्ट्स का क्या हुआ, एक हवाई अड्डा जो अडानी को दिया गया है उसमें जो यूजर चार्ज आपके ऊपर कितना लगता है। अभी मैं बेटे से बात कर रहा था, 1380 रुपए एयरपोर्ट का यूजर चार्ज है और उसमें सरकार को जाता है 150 से 200 रुपए। जमीन सरकार की, एयरपोर्ट सरकार का, और पैसा किसका, रेवेन्यू किसका। ये है लूट का मॉडल। ये जो अरावली को लेकर के आपने नाटक देखा था वो भी कहीं और है। अभी जो प्लास्टिक के नोट का नाटक आ रहा है वो भी कहीं और है। 35,000 करोड़ प्लास्टिक में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो देखते जाइए। मैं कह रहा हूं आशीष भाई, देखिए सिंपल सी बात है, देश के लोग तो भक्ति रस में डूबे हुए हैं। सबसे आसान तरीका है, इस देश की रजिस्ट्री करा दीजिए एक आदमी के नाम या दो के नाम, जिसको आपको ठीक लगे, बात ही खत्म होगी। अच्छा, कौन सी एक शिक्षा, बात कौन बताओ, सा स्वास्थ्य। फिर हम तो कार्यक्रम सोचे थे आप बोलोगे तब खत्म करेंगे, लेकिन फिर बीच में हम, आपके पास फिर लग रहा है इन्फॉर्मेशन नहीं, आप करो रजिस्ट्री करवा दीजिए। भाई साहब रजिस्ट्री हो चुकी है, आप खसरा खतौनी जाके निकलवाइए। आप देखिए खसरा खतौनी निकलवाओ ना। अलग अलग कर रहे हैं ना, मैंने खतौनी इकट्ठी कर लो, नंबर चढ़ गया, इकट्ठी कर। गाटा नंबर चढ़ गया, गाटा नंबर चढ़ गया मालिक, अब कुछ नहीं है। अब आप कब हटा दिए जाओ कि ये धरती जमीन आपकी नहीं है, कब हटा दिए जाओ पता नहीं है आपको। आप देखिए कैसे, और आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं आएगा और हमें कोई नहीं आएगा प्रोटेक्ट करने वाला। देखिए प्रोटेक्शन किसके लिए है, लाइए भैया प्रोटेक्शन जिसके लिए उसको दिखाइए, लाओ फोटो दिखाओ। लाओ, वही अंजना ओम कश्यप वाला कोलाज, वही है, वही है, उसी में प्रोटेक्शन पूरी है। ये देखिए, ये देख रहे आप, ये अंजना ओम कश्यप को सारे के सारे बचाने के लिए उतरे हैं मैदान में, और करीब करीब एक ही भाव और भावना के साथ। इसमें आप देखिए अंशुल सक्सेना, मिस्टर सिन्हा, मेग अपडेट्स, फैक्ट्स, देसी मोजिटो, द हॉकाई, आप सब चले जाइए, सब आप लोग सभी लोग चले जाइए ट्विटर पर। और ट्विटर पर ये जितने हैं, मिस्टर सिन्हा तो मतलब ये मिस्टर सिन्हा और एक वो है बागची करके है, वो जो है, ये दोनों तो शिरोमणि हैं, दोनों ये टॉप 2 हैं। ये मिस्टर सिन्हा मौजूद है, ये सारे के सारे मतलब हार्डकोर। इनका रेट मुझे नहीं पता, ये 1.5 वाले नहीं है, हो सकता है इनको बोनस वोनस भी मिलता हो, जो है दिवाली होली का बोनस मिलता हो, महीने में इंक्रीमेंट होता हो, इनका वेतन आयोग का रिपोर्ट भी आ चुका हो सकता है, इनका सैलरी बढ़ती हो 6-6 महीने पे। ये वो है सब, और इन सब ने जो है अंजना को बचाने की कोशिश की है। हेमंत भाई कह रहे थे ना कि पैनल में कैसे कैसे लोगों को बिठाया जाता है। ये जो फोटो नीचे लगाई है विंडो में दिखाया गया है, जिस फोटो को सबने वही फोटो ली है। और फोटो जानबूझ के क्यों ली है, इसी बहाने उसका भी प्रचार होना चाहिए। प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर दिल्ली विश्वविद्यालय, मैंने एक कार्यक्रम में बताया दी थी पूरी कुंडली। ये 12 साल पूरा होने पर, मोदी के 12 साल पूरा होने पर मोदी के गौरवगान के लिए जो दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कमेटी ने जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में शामिल हुआ था और वहां भाषण दिया था। ये हालांकि वाइस चांसलर, इसमें किसी को संदेह नहीं कि कहां से आते हैं, लेकिन मतलब
छात्र संघ के और छात्र आंदोलनों के विरोध में बयान देना, मतलब जहां तक कि अभी नीट जब हुआ था पेपर लीक, तो एएनआई और पीटीआई का आजकल जरूरी है, जहां पर भी सरकार फंसती है तो इनसे बयान लेना है, क्योंकि शिक्षा डीयू वाइस चांसलर लिखा जाता है ना, तो उसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए इसलिए तो रखे गए यहाँ पे। तो इन्होंने कहा था कि मोदी जी की सरकार पर भरोसा रखिए, मुझे अभी भी याद है, आप चेक कर लीजिए, सब इतना हार्ड डिस्क में हमारे फिट रहता है, इन सब का ये स्थिति है। ये प्रोफेसर योगेश सिंह इसीलिए विंडो में ये हैं, यही बता रहे थे अंजना ओम कश्यप के बात में जो हामी भरने वाले कि कौन लोग हैं, ये स्थिति है इनकी, स्थिति ये है। अब आगे जरा सुना दीजिए, तब फाइनल कमेंट लें, पवन खेड़ा वाला सुना दीजिए, वो हेमंत भाई को बहुत सुनने का मन है, सुना दीजिए। देखिए कैसे कैसे कहां कहां पर कहते ना, कायनात की सारी ताकतें एक व्यक्ति को बचाने के में लगी हैं, वो कायनात की सारी ताकतें मोदी को बचाने लगी हैं। पत्रकार आया है, सवाल पूछ रहा है पवन खेड़ा से कि नीट वाला जो पेपर लीक का मामला है, उसमें आप लोग कुछ कर सकते हो जांच की नहीं, ये बताओ। सीबीएसई में आप लोग जांच, मतलब जो कंपनी है वो कंपनी का आप लोग जांच कर सकते हो कि नहीं, हैदराबाद में दफ्तर है। सुनो भैया। सर, जो विवादित कंपनी है, जो विवादों में आई है, उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आप आरोप लगा रहे हैं कि उस कंपनी के बीजेपी के आला नेताओं के साथ रिश्ते हैं, वित्तीय लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। राज्य में आपकी सरकार है, तो क्या हम अपेक्षा करें कि जो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार है वो इस मामले में कोई पहल करेगी और इस कंपनी पर जांच करेगी, कंपनी की जांच करेगी, ताकि जो आप आरोप लगा रहे हैं उससे संबंधित कुछ फैक्ट ठेका किसने दिया? हर तरफ से आपको केंद्र सरकार को बचाना। अब बोलेंगे साहब हैदराबाद में जिस वार्ड में ये कंपनी है उसमें बीआरएस की कॉर्पोरेटर है, अब बीआरएस की जिम्मेदारी डाल दो, बीजेपी को बचाना है। ठेका किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया। एक्शन कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा। लेकिन एक्शन नहीं लेगा केंद्र सरकार, क्योंकि ब्लैकलिस्टिंग का क्लॉज हटा दिया गया है। खींच खांच के कहीं ना कहीं आप नेहरू जी तक ले ही आओ भाई साहब, मान जाओ मेरी बात, छोड़ दो ना। रेवंत रेड्डी की क्या गलती, आप तो नेहरू जी पे आओ कि वो जो जगह है जहां वो जमीन है जिस पर वो फैक्ट्री है, वो जमीन पे नेहरू जी ने कुछ किया होगा, तो नेहरू जी की जिम्मेदारी, मान जाओ, चलो खत्म करो बात। ये 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, नेहरू जी बेचारे मरने के बाद आज तक काम कर रहे हैं साहब, इनको काम ही नहीं करने दे रहे। इतनी मेहनत करने वाला कोई देखा आपने? और किसी का नाम लेना है, इंदिरा जी का लेना है, बता दो। राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, अरे नरसिम्हा राव जी तो हैदराबाद के थे, आंध्रा के थे, तेलंगाना के थे, बताओ जी, उनकी गलती होगी। और मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, 12 बार गए तेलंगाना, हैदराबाद, हो सकता है उनकी गलती हो। सोनिया जी की भी गलती हो सकती है कि तेलंगाना बनाया उन्होंने। मोदी जी के अलावा सबकी गलती है। चलो हेमंत भाई फाइनल आशीष भाई, मैं इसलिए दिखलाना चाहता था, ये जो करेक्टर है ना मीडिया का आज की तारीख में, ये मैं वो दिखाना चाह रहा था कि कितने जलील होते हैं। वही जो आपकी कुख्यात एंकर जो 2 कौड़ी का बता रही है, उसको क्या कहा था आपने, अखिलेश यादव ने, याद है ना आपको? आप जैसे ईमानदार पत्रकार, आप जैसे ईमानदार कह के उसको इरिटेट कर दिया था, वो पगला गई। मतलब ईमानदार कहना भी पाप हो गया। और जिस तरीके से पवन खेड़ा ने इनको लिया आज, यही तरीका है इनको हैंडल करने का, और कोई तरीका नहीं। जो व्यक्ति जो मान लीजिए आप आए, आपने किसी मुद्दे पर कोई बाइट देनी, तो मेरा एक सूत्रीय एजेंडा पता है क्या है? कि आपकी वो खबर नहीं चलनी चाहिए, उसके अलावा मैं आपको जितना डिटेल करने की कोशिश करूंगा और आपकी मेन खबर को डाइल्यूट करूंगा। इस देश के अंदर पिछले 13 साल से केवल एक काम चल रहा है, अन्ना आंदोलन से लेकर के आज तक मीडिया को बिल्कुल ट्रेड कर दिया गया है कि जो आदमी विपक्ष का कहने आया है उसको वो बात चलनी नहीं चाहिए बस। और जो अंजना ओम कश्यप के आपने दिखाई ना कि जिस तरीके से उसके आपने पूरा कोलाज दिखाया, ये एक रिश्ता बड़ा प्रिय रिश्ता है इनका, आपका बड़ा पवित्र रिश्ता है। आप व्हाट्सएप भेजते हैं आईटी सेल के लिए, तो उसको सारे के सारे पोमेरियन यू का लगाते हैं, नहीं कभी कॉमा फुल स्टॉप चेंज करते हैं? आप बताइए। वो जो हेडिंग करते हैं, वो हेडिंग लगाते हैं कि नहीं लगाते? चाहे अंदर खबर हो चाहे ना हो, लगाते हैं ना कि डंका बजा, फला हुआ, ये हुआ। कभी बेचारों ने अंदर देखा भी नहीं कि कंटेंट क्या है। हर जगह वो बिठा रखे हैं चंपादगी में। अब जब अंजना दिक्कत में आई, तो क्या इनका नैतिक फर्ज नहीं कि क्विड प्रो को करे और जो सारे का सारा जो इसने भेजा, जो इसने कहा, उसको डिफेंड करे?
तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो रिश्ता है पोमेरियंस का, आईटी सेल का और बीजेपी का और संघ का, जो कुछ भी है, ये पूरी आईटी सेल अंजना ओम कश्यप के साथ क्यों खड़ी हुई? किसने खड़ी की? इसलिए तो नहीं कि दोनों एक ही पार्टी के हैं, एक ही टीम के खिलाड़ी। और इस देश में टीम कौन सी है? टीम तो एक की है, डंकापति की। तो आशीष भाई, ये सारे का सारा ये कौन सा मीडिया रहेगा आपके सामने, बताइए ना। हैदराबाद में वो कंपनी है, तो तेलंगाना की सरकार क्या करेगी? उसका ठेका दे रहे हो आप और कार्रवाई करे तेलंगाना सरकार। सुना आपने कभी? सोचे? ये मीडिया है, ये मीडिया कहते हैं अपने आप को। और इनको कोई शर्म का भाव नहीं है कि तुम कहां खड़े होकर के क्या बात कर रहे हैं, किस तरह के पुरस्कारों की उम्मीद में ये क्या किस उसमें करते हैं ये सारी चीजें, और हर रोज जलील होते हैं, हर रोज जलील होते हैं। आज जो देश की स्थिति है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, उसका 95% अगर दोष किसी एक लेते का है, उसका है, तो वो है हिंदुस्तान का मीडिया, जो उसने 12 साल में देश की बर्बादी की। सबसे बड़ा। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। उस पाप को थोड़ा बहुत धुलने की, कम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।